मिल जाएगा, ज़्यादा इंतजार नहीं कराएंगे। सो काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने देख ली थी। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस टू बी डन। तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं? जैसे कि पहला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg। एग्जाम्पल करा दिए थे, 2 करा दिए थे कि नहीं? एक तो 10.3 और 10.4 हो गया, चेक करो। अब देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। What is kinetic energy of an object? बोलो चंदन। The energy possessed by an object while motion. The energy possessed by an object due to its motion is called kinetic energy. Suhana, write an expression for the kinetic energy of an object. Divya. So Ke is equals to half square. So second question. पहला तो हो गया एनर्जी पोजेस, तो पहला तो कवर हो गया। सो K इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। इस K इज काइनेटिक एनर्जी, m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, the kinetic energy of an object of mass m moving with a velocity 5 meter per second is 25। velocity दे रहा है 5 meter per second, kinetic energy भी दे रहा है that is 25 जूल, और मास पूछ रहा है। तो हम इसको सिंपल फार्मूला लगा के मास निकाल लें। सो K is equals to half mv square, so 25 is equals to half into mass into 5 square। v की जगह v की वैल्यू डाली है और k की डाली, मास नहीं पता है, 2 वहां चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 is equals to m into 25। तो m कितना हो गया 50 by 25, so 2 kg हो गया। अब ये कह रहा है कि अगर मैंने इसकी स्पीड डबल कर दी देविका, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? मान लो इसमें हमने स्पीड डबल कर दी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? कितनी बढ़ जाएगी? क्या वो भी डबल हो जाएगी? बोलो दिव्या। अगर हमने स्पीड डबल कर दी तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? अभिषेक। हाँ चंदन। 4 टाइम्स, जैसा कि हम लोगों ने ग्रेविटेशन में भी देखा था। तो इफ स्पीड इज डबल, इफ स्पीड इज डबल, तो न्यू स्पीड को v डैश मानो, तो वो डबल हो गई। अब वो क्या 10 मीटर पर सेकंड हो गई न्यू स्पीड। तो अब नई काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ m और v डैश का स्क्वायर, मतलब थोड़ा चेंज कर देना। तो एक डैश लगाने से या v1 लगा दो, डैश ना लगाना चाहो तो फिर क्या लिख दो v1, उससे वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कनिष्का इसका मास पता चल चुका है? नहीं, ये करेक्ट करेंगे क्योंकि मास तो बदलेगा नहीं और वो 2 kg है। और इसकी स्पीड क्या हुई 10, तो 2 से 2 कट गया और ये 100 हो गई, तो k डैश, तो ये तो k डैश हुई। तो हाउ मेनी टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड? सो व्हाट इन्होंने पूछा, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, ये इसका आंसर है। बस काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। नाउ नोएल, अगर मान लीजिए किसी चीज की स्पीड ट्रिपल कर दी जाए, तो क्या उसकी स्पीड हमने ट्रिपल कर दी तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी? और अगर बढ़ जाएगी तो कनिष्का कितने गुना बढ़ जाएगी? 9 तो जैसा कि नोएल ने बताया, इफ स्पीड इज ट्रिपल, तो सर 6 साइड बढ़ेगा। बहुत अच्छा। तो नोएल उसकी नई स्पीड क्या होगी? हाँ
बोलो कितनी होगी, the VQ कितनी होगी नई स्पीड अमन, बोलो 15, बस ट्रिपल हो गई। पहले 5 थी 3 गुना कर दी, स्क्वायर थोड़ी ना हो जाएगी। जब कह रहा है 3 गुनी करो तो 3 ही गुनी करो, क्योंकि अपने मन से। इट इज नॉट योर विम एंड फैंसी विच विल अप्लाई। सो दैट इज, तो v डबल डैश अब ट्रिपल कर दिया तो कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। और जैसा कि अभी अभी कनिष्का मिश्रा ने बताया सर ये तो 9 गुना हो जाएगा, तो नाउ काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv डबल डैश स्क्वायर। हाफ इंटू मास को 2 रख दो और इसको क्या रख दो 15 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया। अब 15 का स्क्वायर देविका क्या होता है, भाई कहीं ना कहीं तो आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए। हाँ बोलो, बहुत शाई नेचर की हो, ठीक है। तो ये 25 थी पहले और अब 225 हो गई। कुमकुम कितने टाइम्स हो गई है, 6 टाइम्स कहाँ है, 25 9 या 225। So now the kinetic energy becomes 9 times. Earlier it has become 4 times. Now it has become, if mass is doubled and velocity is also doubled, then what will be the new kinetic energy in relation to previous kinetic energy? बोलो 1/4. करेक्ट। जैसा कि कनिष्का मिश्रा ने कहा 8 टाइम्स, भी उन्होंने वही बोला कि मास भी सर आपने दुगना कर दिया तो डबल यही हो गया, और वेलोसिटी डबल है तो 4 गुना वो, तो 4 into 2। ये सब इन्होंने मन में तुरंत ही कैलकुलेट किया हुआ। इफ मास इज ट्रिपल्ड एंड वेलोसिटी इज आल्सो ट्रिपल्ड, देन व्हाट विल बी इट्स न्यू काइनेटिक एनर्जी? 12. करेक्ट, जैसा इन्होंने कहा 27 टाइम्स। आप भी बोल रहे हो, वही चीज बोल रहे हो, यू आर आल्सो इक्विवोकेटिव, लेकिन दिमाग तो इन्हीं का लग रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्ल्स आर लीडिंग द वर्ल्ड। अब आगे है बात समझने की नहीं कि ना, तो आपको 3 न्यूमेरिकल्स करने हैं। एक तो पहला ये एग्जांपल 10.3, पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग, तो 5 kg ऑब्जेक्ट, ओके, मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। और सेकंड क्वेश्चन, इफ अ कार increases its speed from 30 km per hour to 60 km per hour, a car of 1500 kg increases its speed from 30 km per hour to 60 km per hour. So find work done on it by engine. इस पर कौन काम कर रहा है, इंजन ही तो काम करता है। On it by engine, और निगेटिव वर्क डन ब्रेक करता है अगर कार को रोकना हो। सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving, वो मूव कर रहा है with 5 meter per second, having kinetic energy of 25 joule. Find new kinetic energy, find its kinetic energy if speed is doubled, tripled. तो अगर इसका वेग दुगना कर दिया जाए, तिगुना कर दिया जाए, तो
So, a battery lights a bulb. Describe the energy change involved in the process. That this is battery and this is bulb. So, and it is getting light. एक मिनट. तो ये बल्ब में लाइट आ रही है. So what are the energy getting transformed during this process? क्या दिव्या बताएंगी कि इस प्रोसेस में क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, जबकि ये एंड प्लस होता है जो अलग से निकला होता है और ये माइनस हो रहा है, ये करंट है. तो अभिषेक, क्या क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं? सबसे पहले बल्ब में, इसमें सेल में क्या है या बैटरी में क्या है? क्या केमिकल एनर्जी है? और उस एनर्जी से क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट में कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और फिर उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? जब इसमें बल्ब में गया तो लाइट एनर्जी भी बनी और हीट एनर्जी, क्योंकि बल्ब में हीट भी होती है क्या? तो क्या क्या बना? लाइट एंड heat. So these are the energy transformation takes place. वही एनर्जी है लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं. So this is the energy transformation which takes place. Now next is fourth question. Fourth question says certain force acting on 20 kg mass. अगर 20 kg के मास पर कुछ फोर्स लगा है, ये 20 kg का मास है और इसकी शुरुआती स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, तो 5 मीटर पर सेकंड से ये 2 मीटर पर सेकंड हो गई है. तो जरूर ये ब्रेक लग रहा होगा या अपोजिंग फोर्स लग रहा होगा, निगेटिव फोर्स. अदरवाइज इसकी स्पीड क्या कम होती? 20 kg की चीज है और अल्टीमेटली वो स्लो डाउन होती जा रही है. तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वर्क डन ऑन इट. तो वर्क डन ऑन इट का कभी भी पता लगाना हो तो हम उसे वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल सकते हैं. अगर मास और वेलोसिटी दिया है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए कुछ, तो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या पता करना है? वर्क डन ऑन इट. तो इस पर सुहाना कौन काम कर रहा है? बोलो. फ्रिक्शन. जब कोई किसी चीज की स्पीड कम होती है तो उस पर कौन काम कर रहा है? सो इफ दैट इज द ओनली फोर्स, अदरवाइज ब्रेक लगा जाए तो वो भी एक फ्रिक्शन ही है जो पकड़ लेता है, उसमें ब्रेक शू होते हैं. तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम का निष्कर्ष इसका क्या एक्सप्रेशन है बताओ? W इज इक्वल्स टू, ये तो बस बैठने के लिए आई हैं. वर्क एनर्जी थ्योरम बताओ. थ्योरम बोलो. इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू W. रिपीट करो. चलो मत सुनो, अभी चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर सुन लेना. चलो. दैट इज वर्क डन. तुमको व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? change of kinetic energy. देविका. ठीक है. तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज kf माइनस क्या. लेकिन kf क्या होता है?
हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर और माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। कनिष्का ध्यान दो बेटा, हाफ एम वी एफ स्क्वायर और माइनस वी आई स्क्वायर। कनिष्का वैल्यू प्लेस करिए। सर वो एफ क्या है? एफ का मतलब होता है कि फाइनल इसकी क्या स्पीड है, यही तो वी फाइनल हुई। और ये क्या है? ये तो आपने रिड्यूस किया है, पता होना चाहिए। एफ तो फाइनल के लिए होता है ना। वैल्यू प्लेस करिए। 2 हाफ m2 ये 2 बताना, आप बोलो। 20 ठीक है। और वी एफ 2 मीटर तो 2 का स्क्वायर और वी आई 5 का स्क्वायर। गुड, आसान सी चीज है उसमें। तो 10 हो गया और ये कितना हो गया? 4 माइनस 25 तो अंदर कितना हो गया कनिष्का? माइनस ये बता नहीं रही आज कुछ। तो माइनस 21 तो माइनस 210 जूल। इससे क्या पता चल रहा है? दैट इज अ नेगेटिव वर्क डन ऑफ 210 जूल इज डन ऑन ऑब्जेक्ट। रिपीट करो नोएल। नेगेटिव वर्क of 210 joule is work done on object। पूरा बोलना पड़ेगा ना। ओके तो जब हम निगेटिव वर्क लिख देंगे तो माइनस नहीं लगाएंगे, वो उसी में शामिल हो जाएगा। और हमें कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कितना ही होगा? तो अ नेगेटिव work of 210 joule is done on object। ओके माइनस 210 के तो माइनस कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में नहीं, माइनस नहीं लिखा जाता, ऐसे ही लिखा जाता ना। 7th देखिए। So you are riding a bicycle, what are the various energy transformation that occurs? बोलो सुहाना। तो अगर हम साइकिल चलाते हैं तो सबसे पहले जो हमारे बॉडी में बाइसिकल तो मस्कुलर एनर्जी है, वो भी किसी फूड एनर्जी से ही एक्सट्रैक्ट हुई है उसमें। तो हम ये कह सकते हैं मस्कुलर एनर्जी लिख लें। तो मस्कुलर एनर्जी, ठीक है, एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड। तो जब इससे क्या होगा बताओ? मस्कुलर एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी और साथ ही साथ में हीट एनर्जी में भी, क्योंकि हमारी बॉडी हीटअप हो जाएगी। ठीक है। सो अच्छा, 2 तरीके की काइनेटिक एनर्जी भी है, क्योंकि हम उसको स्पिन कर रहे हैं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और उसकी वजह से साइकिल आगे चल रही है तो ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी है। या ट्रांसलेशनल, सीधा सीधा चले तो ट्रांसलेशनल और रोटेट करे तो रोटेशनल। 2 चीजें होंगी। तो जो इस तरीके का चरखी घूम रहा है वो फिर लीनियरली चला रहा है, तो इससे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बात समझ आ गई? तो आप ऐसा लिख सकते हैं। और फूड एनर्जी भी जोड़ दो तो फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो फूड एनर्जी से क्या बना? फूड एनर्जी ही केमिकल एनर्जी है, और फिर उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और फिर ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल का दूसरा नाम क्या है? लीनियर, बट यही चलता है। तो दैट इज 7th क्वेश्चन। सो दीज आर द, हाँ डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी लिखो तो चल जाएगा। फूड एनर्जी टू मस्कुलर एनर्जी एंड देन काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे ही लिख देंगे, उतना ज्यादा कोई नहीं देखता है। फूड एनर्जी टू मस्कुलर एनर्जी, और सीधा लिखना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी एंड हीट, हीट भी लिखते हैं। यस देखो, एट क्वेश्चन। वाइल ये अगर मान लो कोई आदमी इस पे धक्का दे रहा है लेकिन ये
पत्थर मूव नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसकी एनर्जी कहाँ जा रही है? नो वर्क इज डन, क्योंकि वो धक्का तो दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा। डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। सो इट इज डिसिपेटेड। ये जो हमारी एनर्जी, हम तो थक जाते हैं, पत्थर तो नहीं डिस्प्लेस हुआ, तो पत्थर डिस्प्लेस नहीं हो तो वर्क डन भी नहीं हुआ, तो फिर हम थक क्यों जाते हैं? हम तो कहते हैं इट इज द रबिंग ऑफ वेरियस मसल्स विद इन आवर बॉडी। तो हम बार बार ऐसे ऐसे करते हैं तो हमारे मसल्स आपस में रब होते हैं, तो कभी भी उनमें एक फ्रिक्शन पैदा होता है, और फ्रिक्शन हमेशा का, चाहे हाथ कोई करो तो क्या एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड इट इज़ अल्टीमेटली डिसिपेटेड इन सराउंडिंग्स। तो ये कहाँ चली जाती है? सो हमारी बॉडी की एनर्जी कहाँ जा रही है? आप जिम भी करते हो तो अल्टीमेटली मसल्स आपस में रब करती हैं, चाहे आप स्ट्रेच करो या कुछ भी करो, पुशअप्स भी करते हैं, तो हमारी बॉडी की एनर्जी या मसल्स रब होती हैं। So due to friction, heat is produced, which is ultimately dissipated to surrounding. Hence, we are getting tired. इसलिए हम थक जाते हैं। So though the stone has not moved, ठीक है? तो क्या लिखें? Though the stone is not moving, but due to muscular stress, so muscular stress and friction between muscle, we get tired, और उससे क्या होगा बोलो? ठीक है? So it जो आपस में ड्यू टू रबिंग ऑफ मसल्स, ठीक है, हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन मसल्स, हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज अल्टीमेटली डिसिपेटेड टू एटमॉस्फेयर सराउंडिंग, व्हिच गोज इनटू सराउंडिंग. सो ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन जो हमारे बॉडी में स्ट्रिएटेड या वॉलंटरी मसल्स हैं, उनमें ये काम होता है. बिटवीन मसल्स heat is produced which goes into surrounding and we get tired. ये हमने लिख दिया ना, tired. Okay. Sir, please sir. Okay. Now. सिक्सटीन्थ क्वेश्चन दिव्या कराया है कि नहीं? 16 हो गया है. तो काइनेटिक एनर्जी पे हम लोगों ने ये बातें कर ली है. नहीं अभी तो 7 फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी तो करी नहीं. बाकी और देख लेते हैं. मेन तो पोटेंशियल एनर्जी है. तो और फिर मैकेनिकल एनर्जी क्या है? यांत्रिक ऊर्जा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें सारी मशीन काम करती है. वो भी आपकी बुक में ला दिया है. सो अब आगे देखें. नेक्स्ट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देख ली. तो Noel, what does it mean by potential energy? Energy due to Possessed possession of position. So that is potential energy. Potential energy is the energy possessed by an object. Object due to its position, ये कहाँ पर रखा है, और configuration.
कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए कि जैसे ये एक फ्लावर बेस है और इसके ऊपर फ्लावर बेस रखा है, तो क्या इसकी पोजीशन की वजह से इसमें कुछ एनर्जी है? अगर ये गमला है, इसके ऊपर कोई चीज रखी वो गिर जाए तो उसमें एनर्जी होगी, या ये इस किसी ने इसको चढ़ा दिया है इतने ऊपर, तो क्या इसमें एनर्जी ज्यादा है? ये पेन यहाँ पे है तो ज्यादा एनर्जी है कि यहाँ है तो ज्यादा एनर्जी? क्योंकि यहाँ से गिरेगा तो बहुत काम करेगा। नारियल 10वीं मंजिल से गिरे तो सर फोड़ सकता है, और यहीं से लुढ़क जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से थिंग जो जितनी अपोजिट जाए तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, तो ये हो गया ड्यू टू इट्स पोजीशन। लेकिन कई बार पोजीशन की वजह से, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है? पोटेंशियल ड्यू टू पोजीशन। लेकिन कभी कभी जैसे ये अगर आप स्ट्रेस्ड बो हो, ये तीर कमान, ठीक है, तो ये बो एंड एरो है, तीर है और कमान है। इशू है, आशा है संस्कृत में कहा जाए तो, और या फिर क्या कहा जा सकता है, इशू आशा तो सभी को मालूम होगा, आशा तो तीर कमान, और तीर कमान हो गया। और दूसरा क्या है कि एरो एंड बो, ठीक है, क्रॉस एरो एंड बो, क्रॉस एरो, और दूसरा क्या है एंड बो। तो यहाँ क्या है बताओ, इसमें क्यों एनर्जी है? दैट इज ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। इसको आपने खींच दिया है, अब इसको छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, इसमें से ये जो एरो है वो आगे चला जाएगा, तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन वो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। और स्प्रिंग में किस वजह से होती है? कॉन्फ़िगरेशन। तो जो ऐसी चीज हो जो इलास्टिक होती है, चाहे रबर बैंड हो, जो अपनी पोजीशन में वापस आना चाहती हैं, तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी रह जाती है। या अगर मान लीजिए यहाँ पर भी देख लो कि इसमें भी क्या पोटेंशियल एनर्जी है, एक नॉट को नॉट के पास ले आओ, तो अगेन हमने इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं की है, हमने कोई इसके अंदर का केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज किया है, तो अब ये इसकी पोजीशन की वजह से है, ठीक है कि नहीं? सो हियर देयर इज पोटेंशियल, क्योंकि अगर इसे छोड़ दो तो क्या ये दूर भागेगा? तो इसका मतलब इसमें कोई एनर्जी थी जो इसको भगा रही है। तो इस तरीके से इट इज एनर्जी ड्यू टू किस वजह से बताइए? ड्यू टू पोजीशन की वजह से। और इसी तरीके से अगर एक स्प्रिंग को खींच लिया जाए इधर से इधर से, तो इसमें किसकी वजह से? तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। और ये देखो, अगर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को पास ले आए हैं, तो जब इसको छोड़ देंगे तो क्या ये दोनों दूर भागेंगे? तो इनके बीच में किसकी वजह से एनर्जी है? अगेन इट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। तो अगर यहाँ हम कंस्ट्रेंट्स लगा दें, कंस्ट्रेंट्स का मतलब बाधाएं, इफ कंस्ट्रेंट्स आर रिमूव्ड तो क्या होगा? दिस पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये देखो हमने रख लिया हाथ में, तो क्या ये हाथ एक कंस्ट्रेन है और मैंने मान लो हटा दिया तो ये गिर जाएगा क्या? सो कंस्ट्रेंट्स, अगर फ्लावर बेस के नीचे का जो एलमीरा है उसे हटा दिया जाए तो फ्लावर बेस गिर जाएगा। तो इफ कंस्ट्रेंट्स आर रिमूव्ड देन पोटेंशियल एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म। तो क्रॉस वो किया और छोड़ दिया तो क्या रावण मारा जाएगा? मारा जाएगा। तो दैट मीन्स वो चीज़ हटा दी जाए, या कंप्रेस करके रखो स्प्रिंग को और छोड़ दोगे तो बाउंस बैक करेगी, रीअसर्ट करेगी। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब जरा देखो कि और कॉन्फ़िगरेशन, हाँ बोलो। हाँ तो समझो, तो एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उस ऐसी ऊर्जा जो उसमें निहित हो उसको कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कोई कहते हैं अभी वो कुछ कर नहीं रहा, लेकिन हम कहते हैं तुम जानते हो मेरे पास कितना पोटेंशियल है, अभी 4 मुक्का चलाऊंगा तो तुमको समझ, तो ये पोटेंशियल है बॉडी में। फूड एनर्जी, मस्कुलर पोटेंशियल है हमारे अंदर, क्या है? पोटेंशियल। इसी तरीके से
क्या ये ऊपर की चीजें रखी इनमें कुछ पोटेंशियल है? हाँ, अगर नीचे का बेस हटा दो तो ये सब काम करने लग जाए। तो एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, अभी वो कर नहीं रही है लेकिन उसके स्पेशल पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी आ गई है। जैसे स्प्रिंग को खींच दिया या कंप्रेस कर दिया या इस तरीके से। मेरा कहने का मतलब है कि व्हेन वी वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ एक नई टर्म अब आ गई है, इसको समझो, ये बहुत जरूरी टर्म है फिजिक्स में। कंजर्वेटिव फोर्स, ध्यान दीजिएगा, देन आवर एनर्जी गेट कंजर्व्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमने बताओ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया, तो अगर हम इस पेन को या किसी चीज को उठा रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट में, हम इसको उठाते चले तो हमारा जितना भी काम किया, तो ये सब हमने उठा के रखा है, जमीन में रखे थे जब आए थे, तो हमने वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में तुमने काम किया है। अब ये बैंक में जमा हो गया है, 100 साल बाद मेरे लड़के के पोते आएंगे, उसको गिराएंगे तो वे भी ऊर्जा पाएंगे, जमा हो गया बैंक में। और वो आके जब एसी गिराएंगे, हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट में उठाया। तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करो, पोटेंशियल एनर्जी में जमा सैकड़ों सालों तक। हिमालय पे एक पत्थर रख के आ जाओ ऊपर, तो वो जमा हो गई पोटेंशियल एनर्जी। तुम दो अलग अलग मैग्नेट को पास लाओ प्रयास से, तुमने मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट काम किया और ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट काम किया, तो और रखो, और जैसे ही हाथ हटाओगे भागेंगे। तो इसका मतलब है कि जब भी तुम मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे, जब भी तुम इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में दो पार्टिकल को लाओगे, तो क्या वो तुम 100 साल बाद भी हाथ हटाओगे तो काम करेगा? तो क्यों जमा हो गया? व्हेन वी डू वर्क, जैसे ये देखो, हमने फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम किया, अब ये वापस आएगा, अरे नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? तो व्हेन, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था। सो जिसके अगेंस्ट काम करो और योर वर्क इज लॉस्ट, जो खो जाए, जमा ना हो कहीं, क्या ये वापस आएगा? तो ड्रैग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे, नहीं वापस आएगा। लेकिन किसके अगेंस्ट काम करो तो आएगा। मान लीजिए कोई चीज है, हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठाया और अल्टीमेटली उठाने के बाद हमने कंस्ट्रेंट छोड़ दिया तो ये गिर गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा बताइए कि इट इज नाउ कंजर्व, और फिर नीचे आके साउंड प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, या इसमें कुछ कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन हो जाएगा, टूट फूट हो जाएगा। तो पहली चीज होती है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या समझें बताइए? संरक्षित बल, जैसा कि कनिष्का मिश्रा ने बताया, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? बोलो अभिषेक, व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? When we do work against a force and it get conserved in form of potential energy, then the force is called conservative force. A potential energy, yet the object has not done any work, but if it is allowed and constraints are removed, then it can do work. Such energy is called potential energy. बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? यद्यपि अभी वो कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन यदि इसकी बाधाएं हटा दी जाएं तो वो कार्य करने में सक्षम है। यद्यपि हम काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुमने हमको गुस्सा दिला दिया तो दे मुक्का होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो नाउ यही तो हम लोग दूसरों को धमकी देते हैं कि तुम मेरा पोटेंशियल नहीं जानते हो, डोंट मेक मी एंग्री, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसा होता है कि नहीं? तुम जानते नहीं हो मेरे पास क्या पावर है। चलो, सो अब इसी बात पर आप सिर्फ दिव्या मुझे ये बता दीजिए, व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? ऑब्जेक्ट नहीं, व्हेन वी वर्क against any force and बोलो सुहाना। when we work against any force and that force gets conserved into the object and conserved in object, that force is conserved in object, and when we allow अधूरा बता रही हो, नोएल बताएंगे। and when the constraints are removed, then it will repel. थोड़ा सा और अच्छा चाहिए, बोलो। If we do work on any force and the force
conserved and फोर्स नहीं कंजर्व रहेगा, वर्क इज कंजर्व, हमारा काम सुरक्षित रहेगा, जमा हो जाए। work is conserved and कंजर्व in form of ये potential energy. ये बहुत जरूरी था। तो उस फोर्स को क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। सो अभी तुमको पोटेंशियल एनर्जी भी सिखाएंगे। ये कैसे इसमें आई है? हमने या तो इलेक्ट्रॉनों को, स्प्रिंग में तुमने खींची तो कॉन्फ़िगरेशन उसका खराब किया ना, इलेक्ट्रॉनों की वजह से तो उसमें फोर्स लगा, या मैग्नेट लाए या तीर कमान खींचे तो कॉन्फ़िगरेशन में भी यही सब हुआ। सो द एनर्जी पजेस्ड ड्यू टू इट्स स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन और इस पोजीशन पे क्यों है? तुमने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया ना। तो अब जरा देखो चीज़ों का तुम जवाब दोगी तो ही सीखोगी, और सोचो कि बैठे बैठे दूसरे बोलते हम सीख जाए तो नहीं सीख पाओगे। ये बोली है अभी सीख जाएगा, तुम भी बोलो जब तुमसे पूछा जाए तभी सीखोगे, क्योंकि तभी तो गलती पता चलेगी। सो नाउ कंजर्वेटिव फोर्स। अस्मिता, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? हाँ अच्छा। तो अब अस्मिता सोचते दूसरे बोल रहे तो हम सीख जाए, दूसरे 5 बार बोलेंगे तो नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है। पार्टिसिपेशन जरूरी है, दैट इज क्लास शुड बी पीडियोसेंट्रिक, ठीक है। तो छात्र केंद्रित क्लास होनी चाहिए, ये नहीं कि टीचर केंद्रित। आप क्या इसके बारे में सोचती हैं अस्मिता? टीचर को आराम से तकिया लगा के बैठ जाना चाहिए। हाँ दिशिता, व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? When we do work against any force, the work will continue to बोलो। हाँ बताइए उत्कर्ष। हाँ when we do work against any force and it get conserved, and if we remove the obstacles, it will. ऐसे नहीं होता, बोलो। When we do work against any force, then the work is conserved in the object in the form of potential energy. Then that force is called conservative force. क्या आप मुझे इन्हीं 3 फोर्सेस के नाम बता सकती हैं जो कंजर्वेटिव फोर्स है? Magnetic force, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और चौथा है स्प्रिंग फोर्स। देयर आर द 4 फोर्सेस विच आर कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग और 2 ऐसे फोर्सेस के नाम बताओ जो नॉन कंजर्वेटिव हो। फ्रिक्शन एंड ड्रैग, ठीक है ना। ड्रैग, हवा में ड्रैग होता है, जैसे एयरक्राफ्ट से चल रहे पानी, तो फिर अभी वीडियो बंद हो जाएगा ना। हेलो, पार्सल है तो अंदर बेल बजाओ। हाँ? बेल बजा दीजिए, हम लोग बाहर हैं तो हमें OTP बता देंगे। चलो, so when we do work, देखो when बात ना करें, when we do work against a force, अगर हम किसी बल के विरुद्ध कार्य करें और हमारा कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाए तो उस बल को संरक्षित बल कहेंगे, ठीक है। When we do work against a force, जैसे हमने यहाँ अगेंस्ट किया, नॉट रिपेल करे, हमने कहा नहीं तुम्हें पास आना है, अगेंस्ट मैग्नेटिक फोर्स काम किया, एंड अवर वर्क, और हमारा काम जमा हो जाए, एंड अवर वर्क get conserved in form of potential energy। तो और हमारा काम get conserved in the form of potential energy, then that force is called conservative force।
हाँ अस्मिता, 4 कंजर्वेटिव फोर्स के नाम बताओ। तुम तो अपना रोल ही नहीं प्ले कर रही हो, बोलो देविका। सही। नाउ कुछ तो बताया करो अस्मिता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, ये चार्ज के बीच लगता है तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक होती करंट, जो चार्ज चलता हुआ हो तब इलेक्ट्रिक होता है, और नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब मैग्नेटिक फोर्स हो गया, हाँ फोर्स। कनिष्का 2 और बताओ। ग्रेविटेशन फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर तुम इतना ही जानती हो तो मुझे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन बताओ। नॉन When we do work against any force and our work does not get conserved but in the form of potential. ये, so non conservative force when we do, अगर मान लो हमने इस पेन को यहाँ ऐसे ड्रैग किया और हमारा काम खो गया, ये वापस मिलने की कोई उम्मीद ना हो, तो हमने फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम किया। फ्रिक्शन थोड़ी कंजर्व रहता है, तो वो हीट में डेवलप हो गया। तुम हाथ में ही तुम ऐसे ऐसे करो, तुम्हारा वर्क सब हीट में बदल गया, देख लेना हाथ गर्म हो जाता है। सो व्हेन वी डू वर्क अगेंस्ट अ फोर्स एंड our work does not, our है तो our work do not get conserved in some form of potential energy. Then it is called, तो फिर इसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाएगा। इट इज कॉल्ड नॉन। देखिए अस्मिता, एक बार फिर से आपसे पूछा जा रहा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के 2 एग्जांपल बताइए। बोलना ही होगा, नहीं तो सीखोगे नहीं कभी। बोलो दिशिता। Sir, please write हाँ, और drag force. ड्रैग। एग्जांपल है फ्रिक्शन और ड्रैग। जैसे एयर में ड्रैग होता है, पानी में भी ड्रैग होता है ना, कोई भी चीज मूव करते हैं तो ड्रैग लगता है। सो दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। सो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द ऑब्जेक्ट इन विच एनर्जी इज कंजर्व, उसमें एनर्जी है ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। आपने किसी ने किसी के अगेंस्ट काम किया, चार्जेस को पास लाए, तो आपने कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम किया, तो जब आपने ऐसे प्रेस किया तो क्या वो रिपेल नहीं होगा, छोड़ दोगी। मैग्नेट को तुमने उसके रिपल्सन के अगेंस्ट नॉर्थ को पास किया, तो तुम्हारा जो उसमें रह गया, अब एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, तो अगर कांस्टेंट रिमूव कर दोगे तो आ जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? अच्छा, अब जरा ये देखो कि हमने किसी चीज को अगर h हाइट तक उठा दिया है तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला फॉर ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी। जरा देखो, ये जो फ्लावर बेस m मास का था, m kg, और ये हाइट कितनी थी, h, तो तुमने इस पे फोर्स लगाया होगा, तो इस पे कितना फोर्स लगाया भाई? इसका वेट नीचे W लग रहा था, अगर आप इतना ही फोर्स लगा दो तो क्या ये उठ ना जाए? तो इस चीज का वेट कितना था बताइए? mg था। तो किसी भी चीज को उठाने के लिए अगर 1 kg की चीज है, बताओ उसको उठाने के लिए कितना फोर्स लगाओगे? सही है, क्योंकि 1 × 9.8 इन्होंने किया, तभी तो 9.8 न्यूटन लगाया। तो अगर वही है तो किसी चीज का m है तो mg उसका वेट हो गया, और इतना ही फोर्स लगा दो। अच्छा, ये तो इसका वेट है, वेट। और ये बताइए कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
एस लिखते हो, ठीक है। तो फोर्स क्या है यहाँ, क्या mg लगाया आपने और कितना डिस्प्लेस किया h। नाउ इट इज mgh। एज वी हैव डन दिस वर्क, किसके अगेंस्ट में काम किया, देन द टोटल वर्क, एक एक पैसे का हिसाब होगा, हमारा सारा जूल किस में बदल जाएगा बताओ, इट इज टोटल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सो ये लिख दें, एज दिस वर्क इज डन अगेंस्ट एक कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, एज दिस वर्क is done against gravity। h हाइट है, मतलब आपने h हाइट तक उठा दी कोई चीज, h हाइट तक उठाओगे तो mgh उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। सो इट जो वर्क डन है इज कन्वर्टेड, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मन, पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर हो जाएगी, तो फिर कितना हो जाएगा, ऐसा हमारे उसमें भी था, यहाँ लिखा है कि नहीं, वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, तो इट इज mgh हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला है, बुक में केवल P लिखा है, पोटेंशियल। समझ में आ गई बात कि नहीं, टोटल कन्वर्टेड। अब आगे देखो, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं। नाउ पोटेंशियल एनर्जी या ईपी भी लिखा गया है बुक में, तो ईपी भी बोल सकते हो या पी भी बोल सकते हो, ईपी और ईके भी कहा है, एक ही बात है, सब जगह अलग अलग नोटेशन है। अब जैसे 11th की बुक में पी है, आपके में ईपी कह दिया है, ईके ईपी भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी। नहीं तो ई के साथ में ये सब फिक्स है, नीचे लगा हुआ है, ई के काइनेटिक एनर्जी और ई पी पोटेंशियल। ओके, इस पर एक क्वेश्चन देखिए, दैट इज 11.5, ये 10.5 नई बुक में देखोगे तो 10.5 एग्जांपल, find the energy possessed by an object 10 kg when it is at a height 6 meter above ground। अगर 10 kg की चीज 6 मीटर ऊंचाई पर हो जमीन से, 6 मीटर, तो बताओ ये 10 kg का है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है, क्या mgh, m की जगह क्या रखें 10g और h 10 रख लो, हमारे में तो 9.8 है, 9.8 और h कितना है 6, तो ये 98 और इंटू 6 588 जूल। अगर मान लो 10 किलो की चीज तुमने 6 मीटर उठाई, 6 मीटर का मतलब 2 मंजिल, यानी आप पानी को ये 3 मीटर है, 2 मंजिल के ऊपर जाके रख के आ जाओ, तो इसका मतलब है आपने 588 जूल उसमें एनर्जी भर दी। अब किसी के ऊपर गिरा दो, इतनी एनर्जी उसके ऊपर बारिश। नाउ एग्जांपल 10.6, एग्जाम्पल 10.6 कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 12 kg किसी हाइट पर है और उसमें 480 जूल की एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी में कही गई थी, ये भी बात कही गई है, तो ईपी कितना दे रहा है 480 जूल, और कितनी हाइट 12 kg की चीज है, और सर्टेन हाइट नहीं दी है, जी दे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच क्या है पूछ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी के कनिष्ठ का क्या फार्मूला होता है mgh, तो EP इट इज mgh, EP की जगह 480 रख दें और मास की जगह इसकी जगह 9.8 और h हमें नहीं पता है, इसी से जो आएगा 4 10 ले लिया और 12 into 10
तो ये 0 से ये 0 कट गया और ये 4 आ गया। तो बोलो हाइट कितनी हो गई? 4 मीटर। 4 मीटर। नाउ डिफाइन करना है आपको पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। Give 4 examples of conservative force and 2 for non-conservative force. If an object of 12 kg is raised to certain height, has potential energy is equals to 480 joule. Find the height it is raised. ये कितना उठा लिया गया है? An object of 10 kg, 10 kg is raised to 6 meter high, to 6 meter high. Find its potential energy. ठीक है। बता दें। तो पहला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है। तो mg और क्या क्या दिया है? मास कितना दिया है? 40 kg और कितनी हाइट पर है? 5 मीटर। और g 9.8 ले रहे जब कुछ नहीं दिया है। ये सभी वैल्यू इसमें डाल दो। mgh 40 इंटू जी 9.8 और एच कितना है? 5 49 और इनको मल्टीप्लाई करो, देखो कितनी आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। 1960 आ गई। 1960 कितने जूल आ गई? अब ये हाफ वे डाउन आ जाए तो हाँ ऊपर से गिरे। अब उतनी ऊंचाई पर गई उसकी पोटेंशियल एनर्जी है ना, लेकिन वो अब फ्री फॉल करे तो बताओ उसका इनिशियल स्पीड क्या होगा? भाई उतनी है। अगर उसको छोड़ दिया जाए, उसके कंस्ट्रेंट्स रिमूव कर दिए जाएं तो फिर ये नीचे गिरेगा, फ्री फॉल करेगा। और अब इसे कितना गिरना होगा? 2.5 मीटर। तो पहले वहाँ पे इसकी स्पीड तो निकालो। अभी हाफ एम वी स्क्वायर से हम निकाल लेंगे। तो v कैसे निकालोगे? दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से निकाल लो। और g कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगाओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और इसका पता लगाओ जरा कितना गिरेगा कि नहीं? आधा। तो पढ़ो 10th क्वेश्चन चंदन क्या है, फिर इसके बाद करो। क्वेश्चन पढ़ो। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी निकालो एमजीएच से। वी आ गया तो ये हाँ लाओ
10th क्वेश्चन पढ़ो। 10th क्वेश्चन में क्या पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ रहा है? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। तो मास रख दिया, g रख दिया और h रख दिया, तो 1960 आ गया। अब वो कह रहा है अगर वो 5 मीटर से गिरे, 5 मीटर से गिरे तो आधी डिस्टेंस पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो कुछ ना कुछ तो स्पीड गेन कर लेगा ही ना जब ऊपर से गिरा होगे। तो अभी इन लोगों ने V7 निकाला है, हम चेक कर लें क्या V7 है। तो बताओ, V तो नहीं पता है ना, और U कितना है उत्कर्ष? 0 रखो और 2 इंटू A की जगह क्या लिख सकते हैं? 9.8 के नीचे गिर रहा है। और ये S कितना है? 5 नहीं, आधे हाफ वे डाउन नहीं बोल रहा है, पढ़ो सवाल। तो 2.5 लिखो। अच्छा अब बताओ, V स्क्वायर 2 का 2.5 मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 9.8, तो क्या ये 49 हो जाएगा? तो V क्या हो जाएगा बताओ? 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी अब इसकी क्या होगी? कितना समझ में आ गया दिव्या? तो बताओ E के क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ रखो, मास कितना रखो और वेलोसिटी कितनी रखो? मास उधर पढ़ो। जब 2 से कटा तो कितना आया? 20 से मल्टीप्लाई करो 49 में करो जरा, कितने जूल? यानी उसकी आधी एनर्जी, इसका ठीक हाफ है, आधे रास्ते चलेगा तो आधी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी पोटेंशियल, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 980 बचेगी, वही तो कन्वर्ट होगी काइनेटिक में, अलग से तो कोई उसको काम नहीं कर रहा है। सो वॉट एवर इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ए पार्ट ऑफ इट इज लॉस्ट and it has been converted into kinetic energy. When it is completely down and about to hit, then its complete potential energy will be converted into 960 joule of kinetic energy. पूरी की पूरी बदल जाएगी। पूरी बात समझ में आ गई? सही है। मतलब इतना कमी हो जाएगी 980 जूल, और वही इसमें कन्वर्ट होगी। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं कि जो उसमें लॉस होगा उतना इसमें गेन होगा। Thank you, sir. Welcome.